हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 110 है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज एंथैल्पी, सुपर हीटिंग, सुपर सैचुरेशन या लेटेंट हीट। तो देखिए, बेसिकली आपका हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम या ड्राई स्टीम को आप जब कभी हीट करते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका सुपर हीटिंग। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी कर्व में देखते हैं तो सुपर हीटिंग कहाँ पे रहता है? तो ये देखिए, आपका ये कर्व में यहाँ पे रहता है आपका सुपर हीटिंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट एंट्रोपी। देखिए, आमतौर पर 90% स्टूडेंट को ऐसा लगता है जो कि पढ़ के नहीं जाते हैं, तो कि सुपर हीटिंग का मतलब, जो अगर हीटिंग की बात कर रहा है मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, बल्कि ऐसा नहीं है। सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम जो है कभी भी होता है तो वो आपका किस पे होता है? तो आपका कांस्टेंट प्रेशर में होता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि 1 kg मीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 kg मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.81 जूल, 421 जूल, 427 जूल या 102 जूल। तो 1 kg इज इक्वल टू 9.81 जूल होता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि इक्विवेलेंट इवापोरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन अ बॉयलर फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सैचुरेशन टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर या रूम टेम्परेचर। तो देखिए, बेसिकली आपका जो इक्विवेलेंट इवापोरेशन होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन अ बॉयलर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम विथ इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज, यानी कि किसी भी स्टीम का अगर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो जैसे जैसे हम उसका प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम? प्रेशर को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? तो वो सबसे पहले रैपिडली फर्स्ट डिक्रीज होगा, देन स्लोवली, पहले अचानक सडन ड्रॉप होगा, उसके बाद में आपका धीरे धीरे ड्रॉप होगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? कि ऑन मोलियर चार्ट, यानी कि कोई भी मोलियर चार्ट में फ्लो थ्रो टरबाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन या कर्व लाइन। तो देखिए, आपका बेसिकली आपका कोई भी मोलियर चार्ट, तो ये आपका मोलियर चार्ट है, ठीक है, ये मोलियर चार्ट है। और इस मोलियर चार्ट में क्या बोल रहा है आपका? तो फ्लो थ्रो टरबाइन जो है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा? तो वो आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में करेगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेट वेपर कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय, यानी कि कोई भी वेपर जो है अगर आपका वो वेट वेपर है उसको आप कैसे स्पेसिफाइड करेंगे? देखिए, बेसिकली आपका वेट वेपर क्या होता है? तो वेट वेपर क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका वेपर प्लस वाटर, ठीक है। वेपर में जब कभी भी आप वाटर को ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका वेट वेपर कहलाएगा। तो वेट वेपर जो है किसका है, कैसे स्पेसिफाई करते हैं? प्रेशर ओनली, प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ओनली या स्पेसिफिक वॉल्यूम ओनली। तो वेट वेपर जो उसको आप स्पेसिफाइड करते हैं कैसे? तो वो आपको प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन से करेंगे। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि ऑन मोलियर चार्ट द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाइवर्ज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या आर इक्वली स्पेसिफाइड थ्रू आउट, कि फर्स्ट राइज अप एंड देन फॉल। तो देखिए, जो मोलियर चार्ट है ये आपका सेम वही मोलियर चार्ट है। तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, पर मैं रहने दीजिए, मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो वो आपका कैसा रहेगा? डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ होगा। तो डाइवर्ज कैसे होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब इस साइड से इस साइड। तो डाइवर्ज कैसे हो रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ आपका डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है आपका? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नन ऑफ द अबव, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम चेंज या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ना तो उसमें हीट ट्रांसफर होगा ना ही उसमें इंटरनल एनर्जी होगा, तो आपका डी तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या आपका? बी, नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम विथ इंक्रीज इन प्रेशर। लेटेंट हीट वो हीट होता है जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लेटेंट हीट को हिंदी में बोला जाता है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा।
तो देखिए जो गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट जो होता है आपका किसी भी स्टीम का, वो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे जो है वो उसका लेटेंट हीट उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि एट क्रिटिकल पॉइंट, अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 225.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द लेटेंट एंथैल्पी ऑफ इवेपोराइजेशन इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, या डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट जो है तो वो क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट में आपका लेटेंट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो जीरो होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हीटिंग वेट स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी या एंथैल्पी। तो देखिए हीटिंग वेट स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेट स्टीम को हीट कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाना है तभी वो हीटिंग होगा। पर वहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के अगर आप उसको हीटिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में इसेंशियल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नॉन हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, या रिवर्सिबल प्रोसेस, या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, ठीक है, बेसिक है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। तो जब आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो रिवर्सिबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है आपका रिवर्सिबल कहलाएगा। उसके बाद में कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर भी नहीं होगा। इसेंशियल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ये भी नहीं है, तो बचा क्या आपका नॉन हीट ट्रांसफर। तो मतलब बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द स्टेट ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन इज डिस्क्राइब बाई प्रेशर अलोन, टेम्परेचर अलोन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, या प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो देखिए द स्टेट ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन जो है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं आपका प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन से। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि इन चारों में से एक स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका, तो वो आपका रॉन्ग है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अबाउट क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट इज़ जीरो, सही है। लिक्विड डायरेक्टली बिकम्स स्टीम, ये भी सही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड लिक्विड इज सेम, द मैक्सिमम इज प्रेशर लिमिट, तो ये सही है, ये गलत है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी एकदम मैथमेटिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। इसमें आपको थोड़ा सा साइंस यूज़ करना है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि वाटर बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, पानी जो है कभी भी आपका जो बॉईल होता है तो वो बॉईल कब होगा, जब इसका जो वेपर जो क्रिएट हो रहा है उसका प्रेशर जो है वो इक्वल दैट ऑफ सराउंडिंग, यानी कि इसके आसपास के जो सराउंडिंग से बराबर होगा, या इक्वल 760 mm ऑफ मर्करी, या इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इक्वल द प्रेशर ऑफ वाटर इन द कंटेनर। तो देखिए कोई भी वाटर जो है आपका बॉयल तब होगा जब इसके जो स्टीम का जो प्रेशर है वो आपका सराउंडिंग के प्रेशर से बराबर हो जाएगा, तो इक्वल दैट ऑफ सराउंडिंग। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, या डस नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, या रेड्यूस इट्स वॉल्यूम। तो देखिए कभी भी आप अगर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो जैसे जैसे आप प्रेशर को, माफ़ करिए डिक्रीज हो गया, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। जब कभी भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि हाइग्रोमीटर डील्स विद द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, वाटर वेपर इन एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, या प्रेशर ऑफ एयर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है आपका, थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, यहाँ पे क्या है हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर जो है वो किससे डील करता है, तो वो आपका डील करता है आपका वाटर वेपर इन एयर, यानी कि किसी भी एयर में या जो एयर कंटेंट है उसमें आपका वाटर वेपर परसेंटेज कितना है वो कौन बताता है, तो वो आपका हाइग्रोमीटर बताता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अल्कलीन प्रायोगैलेट, ठीक है, क्या नाम बता रहा है आपका यहाँ पे, अल्कलीन प्रायोगैलेट इज यूज्ड इन ऑर्सेट apparatus फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, CO, O2 या N2। तो देखिए बेसिकली क्या है, तो ये इक्विपमेंट जो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम ऑर्सेट apparatus बोलते हैं। इसका क्या काम है, तो ये आपका पूरे एयर में से जो आपका पोल्यूटेंट कंटेंट होता है ना, जैसे कि आपका CO2 हो गया, CO हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, उन सब चीज़ों अलग अलग गैसेस को बताता है कि इस पूरे एयर में कौन सा गैस कितने परसेंटेज है। तो उसमें आपका 3 मेटल होता है बेसिकली, तीन बेसिकली मेटल्स होता है। 3 में से एक आपका CO2 के लिए, एक आपका CO के लिए, और एक आपका ऑक्सीजन के लिए होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है आपका अल्कलीन प्रायोगैलेट का, तो ये किस में यूज़ होता है, तो ये आपका ऑक्सीजन में यूज़ होता है। तो सी इज़ अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि एन आइडियल रीजनरेटिव साइकिल इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल, लेस देन कार्नोट साइकिल, मोर देन कार्नोट साइकिल, या कुड बी एनीथिंग। तो देखिए कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 100% होती है। तो ये 4 ऑप्शन है। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की क्या होगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक बात, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका